हेलो एवरीवन। आज जो आधुनिक भारत के इतिहास में जो चैप्टर पढ़ाएंगे वो जो अंग्रेज़ों का और तिब्बतियों से जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके संबंध में चर्चा करेंगे। क्योंकि इस समय जो दलाई लामा से भारत के प्रधानमंत्री ने जब 6 जुलाई को उनके 86 जन्मदिन पर बधाई दी, अभी जो अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन भारत आए हैं तो उन्होंने भी दलाई लामा के प्रतिनिधियों से क्या की है, मुलाकात की है। तो इस संबंध में यदि देखा जाए, क्योंकि इस समय जो भारत और चाइना के जो रिलेशंस हैं पिछले 70 दशकों में सबसे निचले स्तर पर चले गए हैं, तो ये थोड़ा सा इनकी जो हिस्ट्री है, ये कैसे कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कब कब हुआ, ये करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, इम्पोर्टेंस है। थोड़ा मैं बताने की कोशिश करूँगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे कैसे पैदा हुआ। एक्चुअल में ये देखा जाए, चीन और दलाई लामा का जो इतिहास है, ठीक है, वो चीन और तिब्बत का भी क्या है, इतिहास है। दोनों का इतिहास क्या है, साथ साथ शुरू होता है। और ये जो तिब्बत का जो क्षेत्र है, ये विश्व का सबसे ऊंचा स्थल है जहां मानव सभ्यता और संस्कृति का क्या हुआ, विकास हुआ। और इसीलिए ये कहा जाता है ये तिब्बत एक आध्यात्मिक भूखंड है इस पृथ्वी का। और जब यहाँ पर धीरे धीरे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ तो इसी सिलसिले में 1409 ईस्वी में जे सिंह खापा ने एक स्कूल की स्थापना की जिसका नाम था जेलग। इन्होंने तिब्बत में जेलग स्कूल की क्या की, स्थापना की 1409 में। इसका उद्देश्य था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। ये था इस स्कूल का क्या था, मोटिव था कि बौद्ध धर्म का क्या हुआ, क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करना। इसी स्कूल के एक बहुत चर्चित छात्र हुए जिनका नाम था गेंदुन द्रुप। ये थे, ये इस स्कूल के, जेलंग स्कूल के क्या थे, सबसे चर्चित छात्र थे। और ये जो गेंद्रन द्रुप थे, इन्होंने तिब्बत में और उसके आसपास के क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का बड़े जोर शोर से क्या किया, प्रचार किया। और यही गेंदुन द्रुप ये पहले दलाई लामा कहलाए। ये क्या हुए, ये पहले दलाई लामा थे, ये गेंदुन द्रुप। और जो वर्तमान में जो दलाई लामा निर्वासित रूप में भारत में रह रहे हैं, 14वें दलाई लामा है, ठीक है। दलाई लामा का अर्थ होता है शिक्षक, यानी कि ये जो तिब्बती यानी कि जो यहाँ के बौद्ध हैं, ये दलाई लामा उनके मार्गदर्शक होते हैं, ठीक है। ये उनके क्या है, मार्गदर्शक ये होते हैं ये लोग। बहरहाल चलते हैं आगे। अगर आप तिब्बत की हिस्ट्री को देखें तो यहाँ पर शुरू में 1630 में ये जो तिब्बत था, इसका ये भूखंड का एकीकरण किया गया। कब, 1630 में। लेकिन इसी समय अगर आप तिब्बत पर अधिकार को लेकर देखें तो ये जो मांचू वंश था और ये जो मंगोल थे और जो ये ओराइत कबीला था, इन तीनों के बीच अधिकार को लेकर के क्या होता था, संघर्ष चल रहा था। लेकिन अंत में, ठीक है, ये जो तिब्बती मूल के जो लोग थे, इन्होंने तिब्बत में राजनीतिक स्थिरता लाने में क्या रहे, सफल रहे। और जो 5वें दलाई लामा थे, ये 5वें दलाई लामा ने तिब्बत का क्या किया, पूरी तरह से एकीकरण किया। और जब तिब्बत का एकीकरण हुआ तो इसी दौरान राजनीतिक रूप से भी, सांस्कृतिक रूप से भी
और बौद्ध धर्म की क्या हुई, सबसे ज़्यादा उन्नति इसी काल में, ठीक है, 5वें दलाई लामा के काल में हुई। लेकिन बाद के समय में यदि देखा जाए, ठीक है, तो जो ये तिब्बत है सिर्फ औपचारिक रूप से ये चीन का जो राजा था, ठीक है, उसी की ये अधीनता मानता था, लेकिन हर मामले में ये पूरी तरह से क्या था, स्वतंत्र रहा। और जो तिब्बत का जो प्रशासन था, ठीक है, वो 2 लामाओं के द्वारा संचालित होता था। अब यहीं से थोड़ा सा जो कहानी है इसको समझने की कोशिश करिए। जो तिब्बत है, भारत और जो चीन का जो बीच का जो क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, उसका शासन 2 लामाओं से संचालित होता था। ये 2 लामा थे। लामा का मतलब होता है शिक्षक, ठीक है। एक था ल्हासा का लामा, ये राजधानी है तिब्बत की वर्तमान में, और दूसरा था तासिल हुम्पो बिहार, ये था। और यहाँ का जो लामा होता था उसे तासी लामा कहते थे। ये 2 थे, ल्हासा के लामा थे, और ये जो कहे जाते थे इन्हें दलाई लामा कहा जाता था। ये जो ल्हासा के जो लामा होते थे ये दलाई लामा कहा जाता था, और ये प्रशासनिक जो अधिकार था वो इन्हीं के पास रहता था। ये शुरू की स्थिति रही, और ये औपचारिक रूप से ये जो ल्हासा से ये दलाई लामा थे, ये चीन की क्या मानते थे, अधीनता मानते थे, लेकिन पूरी तरह से ये क्या थे, स्वतंत्र थे। जब धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो जो ये गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, ये जो गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स, इन्होंने तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए यहाँ पर तासिल हुम्पो के पास एक दूत भेजा, और उस दूत का जो नाम था उसका नाम था बोग्ल। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बोग्ल। अंग्रेजों द्वारा तिब्बत में जो पहला राजदूत भेजा गया वो बोग्ल को भेजा गया। कहाँ भेजा गया, तासिल हुम्पो बिहार में। और ये जो दूत भेजा गया, ठीक है, वो वारेन हेस्टिंग्स से द्वारा भेजा गया, 1774 में भेजा गया। और इसका जो उद्देश्य था वो था व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करना। बहरहाल तिब्बतियों ने इस दूत का कोई अच्छा उत्तर नहीं दिया, लेकिन बाद में तिब्बतियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ रोष प्रकट करना अपना क्या किया, शुरू किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये जहाँ भी जाते हैं अंग्रेज़ पहले अपने व्यापारिक संबंध बनाते हैं और धीरे धीरे उस क्षेत्र पर क्या करते हैं, अधिकार कर लेते हैं। तो इसीलिए तिब्बतियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ वैमनस्य की नीति को अपनाया, और इसी को ध्यान में रखते हुए 1887 में तिब्बतियों ने सिक्किम पर आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया, सिक्किम पर आक्रमण कर दिया 1887 में। जब इन्होंने आक्रमण कर दिया तो अंग्रेज़ों ने जनरल ग्राहम को भेज करके वहाँ से तिब्बतियों को क्या कर दिया, भगा दिया, ठीक है। और इसी बीच 1890 में चल करके आगे एक संधि होती है। किसके बीच, अंग्रेज़ों और चीनियों के बीच क्या होती है, एक संधि होती है, और इस संधि में व्यापारिक सुविधाओं की बात कही गई, ठीक है। लेकिन इस संधि पर तिब्बतियों ने, जो तिब्बत में व्यापारिक मंडियों की स्थापना की बात कही गई थी, उसको तिब्बतियों ने क्या किया, विरोध किया। बहरहाल ये बात आगे आई और गई। लेकिन जो इस समय जो 13वें दलाई लामा थे, अब यहीं से देखिएगा, अब यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है अंग्रेज़ों और तिब्बतियों के बीच। अब इसी को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो 13वें दलाई लामा थे वो अभी बालक थे, तो इसीलिए 13वें दलाई लामा की सहायता के लिए
एक सहायक परिषद थी। ये क्या थी? सहायक क्या थी? परिषद थी। और ये जो दलाई लामा थे, जो इनका जो धार्मिक शिक्षक था वो रूस का था, जिसका नाम था दोरजिफ। क्या नाम था? दोरजिफ। ये इनका क्या था? शिक्षक था। 13वें दलाई लामा की हम बात कर रहे हैं। इनका क्या था? शिक्षक था। जब ये 13वां दलाई लामा, ठीक है, ये जब बड़ा होने लगा तो इसने दोरजिफ की सहायता से ये जो सहायक परिषद थी इसकी बातों को वो मानना इनकार कर दिया और एक प्रबुद्ध संपन्न शासक की हैसियत से ये क्या करने लगा? व्यवहार करने लगा। ठीक है, एक स्वतंत्र शासक की हैसियत से क्या करने लगा? व्यवहार करने लगा। तो पहला काम इसने किया, ये जो सहायक परिषद थी इस दलाई लामा ने इसको क्या किया? इग्नोर किया। दूसरी चीज, अभी औपचारिक रूप से ही चीन की ये जो दलाई लामा थे वो अधीनता मानते थे। अब ये दलाई लामा चीन के आधिपत्य को समाप्त करने के लिए, जो 13वें दलाई लामा थे, आधिपत्य को समाप्त करने के लिए इन्होंने रूस से गठबंधन क्या किया? शुरू किया। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने 3 बार दूत मंडल भेजे दोरजिफ के नेतृत्व में। लेकिन इसी समय अगर आप देखेंगे तो जो भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कर्जन था, और लॉर्ड कर्जन इन सब स्थितियों से अनजान नहीं था। वो नहीं चाहता था कि तिब्बत में रूस या चीन का प्रभाव बढ़े, जिससे उत्तर भारत की जो सीमा थी वो क्या हो? असुरक्षित हो। ठीक है, और इसके लिए लॉर्ड कर्जन ने तुरंत कदम उठाए। ठीक है, उन्होंने ब्रिटेन की सरकार को कहा कि हम तिब्बत ससैन्य यानी कि शस्त्रों से सुसज्जित एक दूत मंडल भेजेंगे, और बाद में इसकी बात को भी क्या किया? मान लिया गया। चूँकि ये जो दोरजिफ के नेतृत्व में दलाई लामा ने क्या भेजा था? दूत मंडल भेजा था 1898 में, 1900 में और 1901 में भेजा था। ये जब दूत मंडल भेजा था तो रूस ने कहा, औपचारिक रूप से रूस ने घोषणा भी की कि ये जो दूत मंडल आया है इसका उद्देश्य राजनैतिक ना होकर के धार्मिक है। चूँकि ये दोरजिफ उसकी कमांडिंग कर रहा था और दोरजिफ इनका धार्मिक दलाई लामा क्या था? गुरु था। रूस ने ब्रिटेन के जो दूतावास था उसमें भी कहा कि ये जो दूत मंडल आया है तिब्बत से, इसका उद्देश्य सिर्फ धार्मिक है। लेकिन ब्रिटेन था कि रूस के झांसे में आया नहीं, और ये जो लॉर्ड कर्जन थे इन्होंने एक दूत मंडल, सशस्त्र दूत मंडल भेजने का क्या कर लिया? निर्णय कर लिया, और ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने भी इसकी क्या दे दी? स्वीकृति भी दे दी। देखिए, यहीं से विवाद बढ़ रहा है। ये जो दलाई लामा 13वें दलाई लामा थे, इन्हीं के काल से जो भारत, ब्रिटिश भारत था और तिब्बत के बीच डिस्प्यूट क्या हुआ? पैदा हुआ। और ये जो दूत मंडल, जो मिशन भेजा गया ब्रिटिश भारत की तरफ से, जो इसका जो नेतृत्व किया, ठीक है, वो थे कर्नल यंग हस्बैंड। कौन थे? 1903 में कर्नल यंग हस्बैंड के नेतृत्व में तिब्बत एक दूत मंडल भेजा गया, और इस दूत मंडल के साथ सशस्त्र सैनिक भी थे। जब ये दूत मंडल तिब्बत ल्हासा के लिए चला तो रास्ते में तिब्बतियों ने इसका विरोध किया। कई छोटी मोटी लड़ाइयाँ लड़ते हुए यह जो दूत मंडल था 3 अगस्त 1904 को ये क्या पहुँचा? ल्हासा पहुँचा। ये ल्हासा पहुँचा, यहाँ पहुँचा। और जब ये ल्हासा पहुँचा तो जो दलाई लामा थे इनको एक संधि करने के लिए क्या किया? बाध्य किया। जो ल्हासा की जो संधि थी, यही थोड़ा सा देखिए कि इम्पॉर्टेंट थी। जब ये संधि हुई तो इस संधि में कहा गया कि ज्ञानचे, ठीक है, गरटोक और
यातुंग में ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज़ों की व्यापारिक मंडियां स्थापित की जाएंगी। तिब्बत के इन 3 क्षेत्रों में ग्यानचे, गारटोक और यातुंग में व्यापारिक मंडियों की क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी। और दूसरी चीज़ कहा गया कि ये जो लड़ाई हुई है इसका तिब्बत को भी क्या देना पड़ेगा, हर्जाना देना पड़ेगा। और 25 लाख रुपया तिब्बत पर क्या किया गया, हर्जाना लाद दिया गया। ये रकम ज़्यादा थी और ये कहा गया कि जब तक आप ये रकम नहीं देते हैं, जो चुम्बी घाटी है, आप देखेंगे सिक्किम के पास है, ये जो चुम्बी घाटी है, तब तक इस घाटी को अंग्रेज अपने क्या करेंगे, अधिकार में रखेंगे। ये बात कही गई, ठीक है। और इसी समय अगले साल चल करके ये जो समझौता हुआ था, अब अंग्रेज़ों ने जून 1906 में ब्रिटेन ने चीन के साथ क्या कर ली, संधि कर ली। किसके साथ संधि की, ब्रिटेन के साथ। इन्होंने क्या किया, संधि कर ली। ये जो संधि हुई जून 1906 में ब्रिटेन ने संधि की, किसके साथ, चीन के साथ की। इस संधि में चीन ने ये वादा किया कि हम तिब्बत पर आक्रमण नहीं करेंगे, ठीक है। 2 बातें कहा था इस संधि में चीन ने, अब यहीं से ध्यान दीजिएगा। चीन ने 2-3 बातें कही। चीन ने कहा चीन ने कहा कि हम तिब्बत का अधिग्रहण नहीं करेंगे और ना ही तिब्बत के आंतरिक मामले में क्या करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये 2 बातें उन्होंने कहा। तीसरी चीज़ ये था कि ये जो 25 लाख का जो जुर्माना लगाया था, इन्होंने कहा कि हम इसको किस्तों में 3 साल के भीतर क्या कर देंगे, अदा कर देंगे। और बाद में चीन ने अदा भी कर दिया, और जब 3 साल बाद चीन ने अदा कर दिया तो चुम्बी घाटी को क्या कर दिया गया, वापस कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर चीन ने ये प्रॉमिस किया था संधि के तहत कि न तो हम तिब्बत का अधिग्रहण करेंगे, न तो उसके आंतरिक मामलों में क्या करेंगे, हस्तक्षेप करेंगे। और इसी संधि के द्वारा ग्यानचे में एक ब्रिटिश, ठीक है, रेजिडेंट की भी क्या हुई, नियुक्ति हुई। और ये चीन के साथ संधि में कहा गया कि व्यापारिक सुविधाएं जो है कि वो बनी रहेंगी। व्यापारिक आदान प्रदान के लिए भारत और ग्यानचे के बीच एक टेलीफोन लाइन की भी क्या की गई, स्थापना की गई, ठीक है। ये तो आई और बात गई। इन्होंने आगे चल करके, चूँकि जो मध्य एशिया की जो राजनीति थी वो कहीं न कहीं रूस और ब्रिटेन की प्रतिस्पर्धा से निर्धारित हो रही थी, पूरी मध्य एशिया की। चाहे आप अफगानिस्तान में देख लीजिए, वही हुआ, तिब्बत में भी वही हुआ। रूसी हस्तक्षेप को रोकने के लिए ही अंग्रेज़ आगे बढ़ करके क्या थे, कदम उठा रहे थे। और इसी को ध्यान में रख करके 1907 में रूस और ब्रिटेन के बीच भी क्या हुई, एक संधि हुई 1907 में। और इस संधि में कहा गया कि तिब्बत से कोई भी संबंध स्थापित करेंगे तो वह चीन के माध्यम से करेंगे। यानी कि एक तरह से कहा जा रहा है कि तिब्बत कोई स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। जो भी हम तिब्बत से संपर्क स्थापित करेंगे वो क्या करेंगे, चीन के माध्यम से करेंगे और तिब्बत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यानी कि ये जो संधि हुई 1907 में रूस और ब्रिटेन के बीच, इस संधि में कहीं न कहीं औपचारिक रूप से यह मान्यता दे दी गई कि तिब्बत पर चीन का क्या है, अधिकार है। चूँकि अभी तक यह सिर्फ एक गल्प ही था, ऊपर ऊपर से यह बात कही जा रही थी कि भाई चीन कहता था कि तिब्बत हमारा भाग है, लेकिन अभी इतना सशक्त नहीं था, चीन उस पर क्या कर सकता था, कब्जा कर लेता था। बहरहाल, लेकिन 1910 में, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, 1910 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण करके तिब्बत का क्या कर लिया, अधिग्रहण कर लिया, ठीक है। जब 1910 में चीन ने क्या कर लिया, तिब्बत का क्या कर लिया, अधिग्रहण कर लिया, तो यह साफ साफ रूप से, ठीक है,
जो जून 1906 में ब्रिटेन और चीन के बीच संधि हुई थी, उस संधि में ये कहा गया था, चीन ने कहा था, ये वादा किया था कि हम तिब्बत का अधिग्रहण नहीं करेंगे और ना ही तिब्बत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेंगे। उस संधि का यह सरासर क्या था? उल्लंघन था। और ये जो 13वें दलाई लामा थे, ये भाग करके क्या हुए? भारत चले आए। कहाँ चले आए? भारत चले आए। ठीक है, ये भारत चले आए। लेकिन एक साल के बाद 1911 में चीन में क्या हुई? क्रांति हुई। और जब ये क्रांति हुई तो यहाँ का जो चीन का जो मांचू वंश था, ये मांचू वंश क्या हो गया? समाप्त हो गया। इसको हटा करके, ठीक है, जनता की सरकार क्या हुई? सनातन सेन के रूप में वहाँ जनता की सरकार की क्या हुई? स्थापना हुई। लेकिन ये जो क्रांति 1911 में हुई थी, तो चीन में जो आंतरिक अव्यवस्था फैली, उसी का फायदा उठा करके ये जो 13वें दलाई लामा थे, ये पुनः भारत से कहाँ आए? तिब्बत लौट आए। और ये बात है जून 1912 की, ये पुनः चले आए। ये डेट याद रखिएगा, 1912 की। ठीक है, क्योंकि सारा डिस्प्यूट अब इसी संधि पर आगे चल करके क्या करेगा? डिपेंड करेगा। जब ये चले आए तो ये जो दलाई लामा थे, इन लोगों ने विद्रोह करके चीनियों को तिब्बत से क्या कर दिया? बाहर कर दिया। यानी कि तिब्बत में जो चीनी थे, 1912 में दलाई लामा और उनके समर्थकों ने क्या कर दिया? बाहर कर दिया। और इन लोगों ने तिब्बत को स्वतंत्रता की क्या कर दी? घोषणा कर दी। ठीक है, दलाई लामा ने तिब्बत की स्वतंत्रता की क्या कर ली? घोषणा कर ली। उन्होंने कहा अभी तक का जो हमारा चीन और तिब्बत का जो संबंध था, वो एक अधिराज और एक सामंत का संबंध था। हमारी जो वफादारी थी, हम उनका आधिपत्य मानते थे, वो मांचू वंश के साथ था। लेकिन अब मांचू वंश रहा ही नहीं, मांचू वंश समाप्त हो गया, तो हमारी वफादारी भी क्या हो गई? समाप्त हो गई। और इसीलिए हम क्या हैं? स्वतंत्र हो गए। और इसीलिए उन्होंने स्वतंत्रता की क्या की? घोषणा कर दी। उन्होंने कहा जब मांचू वंश ही नहीं रह गया, चूँकि हमारा अधिराज और सामंत का संबंध था, अब राजा रह ही नहीं गया, तो सामंत क्या है? अब स्वतंत्र है। ठीक है, और ये उन्होंने क्या कर दी? घोषणा कर दी। लेकिन जो चीन में जो नई सत्ता आई थी, ठीक है, अब वह किसी भी हाल में पुनः तिब्बत को लेने का क्या किया? प्रयास किया। अब ये स्थिति 1913 में दोनों के बीच एक भयानक युद्ध का क्या ले ली? रूप लेना शुरू कर दी। अब ब्रिटिश भारत के लिए एक समस्या यहाँ थी कि कहीं ऐसा ना हो कि चीन रूस से मिल जाए अंग्रेज़ों के खिलाफ, ठीक है, या कहीं तिब्बत रूस से ना मिल जाए, किसका पक्ष ले? क्योंकि आप देखेंगे कि जो 1913 का जो काल है, इस समय यूरोप में भयानक युद्धों की क्या हो गई? शुरुआत हो गई थी। प्रथम विश्व युद्ध की क्या हो गई थी? शुरुआत हो गई थी। तो इसीलिए ब्रिटेन ये नहीं चाह रहा था, क्योंकि जर्मनी इस समय बड़ा सशक्त हो चुका था, हर जगह वो जीत रहा था। तो इस समय ब्रिटेन ये नहीं चाहता था कि उसे दो मोर्चों पर क्या करना पड़े? युद्ध करना पड़े। और वह एक समझौता कराना चाह रहा था, युद्ध के बजाय क्या कराना था? समझौता। इसी को ध्यान में रखते हुए जो इस समय वायसराय थे, लॉर्ड हार्डिंज, ये क्या थे? वायसराय थे। और इन्होंने शिमला में एक सम्मेलन बुलाया, जिसमें तिब्बत के प्रतिनिधि थे, ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि थे और चीनी प्रतिनिधि थे। ये तीन प्रतिनिधि थे। ठीक है, शिमला सम्मेलन याद रखिएगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। भारत इसी का हवाला भी देता है और ये कहता है चीन कि ये जो सम्मेलन हुआ, ये साम्राज्यवादी ताकत के बल पर हुआ था। ये जो शिमला में ये जो सम्मेलन बुलाया गया, ठीक है, ये 1913 में बुलाया गया था। ठीक है, और उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड हार्डिंज थे। ये क्या थे? ये गवर्नर जनरल थे। और इसमें तीन प्रतिनिधि थे, ब्रिटिश भारत प्लस चीन
प्लस तिब्बत। देखिए अब ये थोड़ा सा यहाँ टेक्निकलिटी समझिएगा, जो तकनीकी है। ये जो सम्मेलन बुलाया गया था ये स्वतंत्र तिब्बत था, क्योंकि जो दलाई लामा थे उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की 1912 में, जून 1912 में स्वतंत्रता की घोषणा कर चुके थे। ठीक है, तो ये स्वतंत्र तिब्बत की हैसियत से इस शिमला सम्मेलन में क्या हुए, शामिल हुए। ठीक है, और बाद में चल करके जो 1913 में शिमला जो सम्मेलन जो बुलाया गया था, और 27 अप्रैल 1914 को तीनों पक्षों के जो प्रतिनिधि थे, ठीक है, उन्होंने इस शिमला सम्मेलन पर क्या किया, हस्ताक्षर किया। अब हम थोड़ा सा इस शिमला सम्मेलन के संबंध में चर्चा करेंगे। पहली चीज, इसमें तिब्बत को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। ये ऊपर वाला हिस्सा था, इसको ऊपरी तिब्बत कहा गया। क्या कहा गया, सॉरी, ऊपरी तिब्बत। ठीक है, और ये जो भारत से लगा हुआ तिब्बत था इसे कहा गया लोअर तिब्बत, निचला तिब्बत या लोअर तिब्बत कहा गया। ये 2 भागों में तिब्बत को क्या कर दिया गया, बांट दिया गया, और इसकी सीमा क्या लगने लगी, भारत से। और यहाँ भूटान को अंग्रेजों ने अपना एक संरक्षित क्या बना दिया था, राज्य बना दिया था, ताकि उधर इनका विस्तार ना हो सके। ये स्थिति थी। बहरहाल दूसरी चीज़, यानी कि तिब्बत का विभाजन इसी शिमला सम्मेलन में किया गया। दूसरी चीज़ ये कही गई जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि चीन तिब्बती क्षेत्र में अपने सैनिकों की तैनाती नहीं करेगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये बोली गई थी कि जो चीन है वो तिब्बत में अपने किसी भी सैनिक की तैनाती नहीं करेगा, ना तो कोई वो सैनिक चौकियों की स्थापना करेगा। दूसरी चीज़ कही गई थी, ना तो चीन तिब्बत में कोई सैनिक या असैनिक पदाधिकारियों की नियुक्ति नहीं करेगा। चौथी चीज़ कही गई कि चीन तिब्बत के मामले में हस्तक्षेप, आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन इस संधि में ये कहा गया कि ये जो दोनों क्षेत्र हैं, इन दोनों जो क्षेत्र हैं ये चीन के क्या रहेंगे, अधीन रहेंगे, लेकिन ये पूरी तरह से क्या रहेंगे, स्वायत्त रहेंगे। बात ध्यान से सुनिएगा, यानी कि इन क्षेत्रों को स्वायत्तता दी गई, फिर भी कहा गया कि चीन के क्या रहेंगे, अधिकार में रहेंगे। लेकिन ये साथ साथ ये कहा गया था, जो ये शर्त थी कि यहाँ चीन कोई इस क्षेत्र में सैनिक चौकियाँ या अपने सैनिकों की तैनाती नहीं करेगा, ना तो कोई, ठीक है, असैनिक अधिकारी या गैर असैनिक अधिकारियों की भी नियुक्ति नहीं करेगा। ये शिमला सम्मेलन में ये कहा गया था, और बाद में तीनों अधिकारियों ने इस पर क्या किया था, हस्ताक्षर किया था। बहरहाल बाद में चीन ने कहा कि हम इस संधि को मानते नहीं है, जो विभाजन हुआ है उसको भी हम नहीं मानते, बाकी की जो शर्तें हैं उसे क्या करते हैं, मानते हैं। ठीक है, ये अपना ये डिस्प्यूट चलता रहा। लेकिन बाद में आप देखेंगे ये स्थिति रही, और शुरू में जब तक ब्रिटिश शासन रहा ये स्थिति बनी रही, और चीन की ये हिम्मत नहीं थी ये तिब्बत का क्या कर सके, अधिग्रहण कर सके। ठीक है, नेक्स्ट कभी हम बताएंगे कि नेहरू की जो सबसे बड़ी भूल रही है, जो उनकी राजनैतिक रूप से अदूरदर्शिता रही, वो सिर्फ तिब्बत और कश्मीर के मामले में रही है। अगर ये मामले दोनों सॉल्व कर सकते थे, और जिन्हें सॉल्व नहीं किए, आज जो भारत की, ठीक है, राजनीतिक दुर्गति हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ उसके जिम्मेदार नेहरू ही है। ठीक है, ये नेक्स्ट चैप्टर में इसकी हम चर्चा करेंगे। बहरहाल छोड़िए, बाद में जब माओ के द्वारा जब क्रांति हुई और धीरे धीरे पूरी तरह से ब्रिटेन से चीन भी क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। और इसी समय जो स्वतंत्र जो चीन था बाद में, ठीक है, और जब यहाँ का जो शासक माओ था, क्या नाम था उसका, माओ त्से-तुंग, ये जो माओ था, अब इसने शुरू से ये प्लान बना लिया था कि अब हमको तिब्बत का क्या करना पड़ेगा, अधिग्रहण करना पड़ेगा। और इसके लिए उसने नेहरू से मित्रता भी की, चीनी चीनी भाई भाई के नारे भी दिए गए। ठीक है, और इसी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, जो 14वें दलाई लामा थे उनका उस समय क्या हो रहा था, चुनाव भी हो रहा था, जो इस समय भारत में है।
14वें दलाई लामा, और जो उस समय ठीक है 22-23 साल के ही थे। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए कि चुनाव हो रहा है, गड़बड़ियाँ कुछ है, और इसी समय ठीक है 17 मार्च ठीक है थोड़ा सा विद्रोह किए थे तिब्बतियों ने शुरू में, ठीक है, लेकिन माओ ने पूरे अपने सैनिकों को भेज दिया। अब जब दलाई लामा को लगने लगा कि हम गिरफ्तार हो जाएंगे, हम चीन के कहाँ चले जाएंगे, कब्जे में हो जाएंगे, तो ये जो वर्तमान में जो दलाई लामा रह रहे हैं 14वें दलाई लामा हैं, इन्होंने 17 मार्च ठीक है 17 मार्च 1959 को 59 ये ठीक है 17 मार्च को जो 14वें दलाई लामा थे, इन्होंने लहासा छोड़ करके भारत की तरफ क्या किया, रुख किया। इनके साथ कुछ सैनिक भी थे, मंत्रिमंडल के सदस्य भी थे, और चीनी सेना इनका पीछा कर रही थी, और इसीलिए ये लोग कहा गया कि अपनी यात्रा दिन में ना कर करके रात में करते थे। और टाइम मैगजीन ने उस समय खबर छापी कि तिब्बत में और भारत में ठीक है ये अफवाह फैल गई है कि बौद्धों की प्रार्थना की वजह से ठीक है आसमान में घने बादल छा गए थे, जिसके कारण ये जो लाल सेना थी, इनके जो हवाई जहाज़ थे ठीक है, वो दलाई लामा और उनके साथियों को नहीं देख पाए। और ये बाद में ये जो दलाई लामा थे ठीक है जो 17 मार्च 1959 में ये चले आए थे, 15 दिन की यात्रा के बाद ये 31 मार्च ठीक है 1959 में इन्होंने शिमला में धर्मशाला में क्या ली, शरण ली, और नेहरू ने ठीक है इनको शरण देना भी क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। तो ये स्थिति है। भारत पहली बार, हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, अभी तक ठीक है ये चीन से खुलकर विरोध करने में सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन जिस तरह से चीन की हरकतें हैं कश्मीर को लेकर के ठीक है गलवान घाटी को लेकर के, तो पहली बार इन्होंने खुल करके उनकी बधाई दिया। अभी इनका जन्मदिन था 86वां ठीक है 6 जुलाई को, बधाई भी दिया है और अपने ट्विटर फेसबुक पर भी लगाया है। अभी जो विदेश मंत्री आए हैं वो भी क्या कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। एक अच्छा स्टैंड है ठीक है, चूँकि अगर धीरे धीरे अगर तिब्बत ये स्वतंत्र हो जाता है तो जो भारत की ठीक है मध्य एशिया की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू।